नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं ललकार। ललकार मतलब जंग, ललकार मतलब तबाही, बर्बादी और चीख पुकार, क्योंकि मिसाइलें सिर्फ आसमान नहीं चीरती बल्कि इतिहास की इबारत तबाही से लिखती हैं। और जब ललकार किसी शासक के मुंह से निकले तो समझ लीजिए कि अब जमीन फटने वाली है। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जो दशकों तक अरब मुल्कों के लिए खौफ का दूसरा नाम बना रहा। बेंजामिन नेतन्याहू, जिसने कई जंगें लड़ी, हर मोर्चे पर लोहा मनवाया और जीत का परचम भी लहराया, लेकिन ईरान के साथ हुई ये जंग उसकी राजनीतिक और सैन्य जिंदगी की सबसे मुश्किल और आखिरी चुनौती साबित हो रही है। ये वो जंग है जहां ना शांति की गुंजाइश बची, ना अमन का कोई रास्ता बचा। नेतन्याहू जो ललकार दे रहे थे, ईरान के पलटवार ने उससे शोर में तब्दील कर दिया। इजराइल का गौरव अब अदालतों की फाइलों और युद्ध की नाकामी के बीच दम तोड़ रहा है। क्या ये उस शासक का अंत है जिसने कभी हार भी नहीं मानी थी, या फिर ये मिडिल ईस्ट के नए बॉस की उदय की शुरुआत है, क्योंकि ललकार गूंज रही है। दुनिया एक बार फिर से खड़ी है एक बड़े युद्ध के मुहाने पर। 6 हफ्तों तक चली तबाही, हजारों जिंदगियों पर खतरा और अब एक अस्थायी विराम। लेकिन सवाल वही, क्या यह शांति है या तूफान से पहले की खामोशी? सीज फायर का साया, खतरा अब भी मंडरा रहा। 2 हफ्तों का ब्रेक, अगली चाल का इंतजार। चेतावनी पे चेतावनी, टकराव है जारी। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा ने भले ही दुनिया को कुछ राहत दी हो, लेकिन इजरायल के तेवर बता रही हैं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मिडिल ईस्ट में जंग ने हर किसी को तनाव में डाला हुआ है। दुनिया हैरान है, परेशान है कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में छिड़ा तनाव कैसे कम हो सकता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों की ब्रेक का ऐलान किया है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप धमकी पर धमकी भी दे रहे हैं। तो ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर जंग पर विराम लगाएंगे, न कि अमेरिका या फिर इजराइल की शर्तों पर। ऐसे में अमेरिका ने भले ही हमले रोक रखे हों, लेकिन इजराइल गुस्से में नजर आ रहा है और ईरान से बदला लेने की बातें कर रहा है। इस महायुद्ध की कहानी में अब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुलकर सामने आ गए हैं। नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा है कि लक्ष्य अभी बाकी है और जरूरत पड़ी तो इजराइल फिर से युद्ध में कूद पड़ेगा।
साथ ही उन्होंने कहा है कि हम अपने बचे हुए लक्ष्यों को हासिल करेंगे, चाहे समझौते से या फिर युद्ध के जरिए। युद्ध विराम के बाद पहली प्रेस ब्रीफिंग में नेतन्याहू ने दावा किया कि 6 हफ्तों की इस लड़ाई में इजरायल पहले से कई ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान की सैन्य ताकत को गहरी चोट पहुंची है, उसकी मिसाइल क्षमता लगभग तबाह हो चुकी है और उसका परमाणु कार्यक्रम भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जबकि ईरान भी दावा कर रहा है कि वो इजरायल के कई शहरों में तबाही का मंजर दिखा चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान किया, जिसे लेकर कई सवाल उठे। क्या इजरायल को भरोसे में लिया गया है? लेकिन नेतन्याहू ने इन सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजरायल के बीच पूरा तालमेल है और इस सीज फायर में कोई सरप्राइज नहीं था। हमें कोई हैरानी नहीं हुई, सब कुछ समन्वय के साथ हुआ है। हालांकि अपने ही देश में नेतन्याहू घिरे हुए हैं, विपक्ष उन पर सवाल उठा रहा है। जब बढ़त हासिल थी तो युद्ध विराम क्यों? लेकिन नेतन्याहू का जवाब साफ है, यह विराम रणनीति का हिस्सा है, हार का नहीं। इस पूरे संघर्ष में एक और बड़ा मोर्चा खुला है, हिजबुल्लाह का। इजरायल लगातार हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है। यानी ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदल चुकी है। दुनिया के कई देश स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि यह संघर्ष अगर फिर भड़का तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, सब पर इसका असर पड़ सकता है। तो क्या ये 2 हफ्तों का सीज फायर एक स्थायी शांति की शुरुआत है या फिर अगली बड़ी जंग की तैयारी? नेतन्याहू के बयान साफ संकेत दे रहे हैं कि इजरायल पीछे हटने के मूड में नहीं है, किसी भी पल लड़ाई में लौट सकते हैं। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। दुनिया फिलहाल राहत की सांस जरूर ले रही है, लेकिन हालात अब भी बेहद नाजुक हैं, क्योंकि जब बंदूकें खामोश होती हैं तो अक्सर अगली गोली की तैयारी भी शुरू हो जाती है। अमेरिका और ईरान के बीच भले ही 2 हफ्तों का युद्ध विराम लागू हो गया हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में जंग अभी भी थमी नहीं है, बस टारगेट बदल गया है। जी हां, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं समझिए, इसका जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस युद्ध का नया मोर्चा अभी भी जल रहा है, लेबनान। ईरान पर ब्रेक लगा है, लेकिन लेबनान में ट्रिगर दबा। जंग रुकी आधी है, आधी अभी बाकी है।
नेतन्याहू इन एक्शन मोड, ईरान इन अलर्ट मोड। मिसाइलों की गूंज, बमों की बरसात, आसमान में ड्रोन के धमाके, ये एक दिशा में थम गए हो, लेकिन दूसरी दिशा में लगातार हो रहे हैं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर जबरदस्त पलटवार किया। ईरान ने अपने दम के साथ अमेरिका और इजराइल के हमलों को रोकने का काम किया, लेकिन इस वैश्विक तनाव में अब फंस गया है लेबनान। ईरान के साथ अमेरिका के सीज फायर के बाद अब इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद ईरान पर हमले 2 हफ्तों के लिए रोक दिए गए। इजराइल ने इस फैसले का समर्थन तो किया, लेकिन एक बड़ी शर्त के साथ। ईरान तुरंत हॉर्मुज खोले, साथ ही अमेरिका और सहयोगियों पर हमले बंद कर क्षेत्र में तनाव कम करे। इजराइल ने साफ कर दिया कि ये सीज फायर सिर्फ ईरान के लिए है, लेबनान के लिए नहीं। यानी जहां एक तरफ जंग पर ब्रेक लग गई, वहीं दूसरी तरफ लड़ाई पूरे रफ्तार से जारी है। लेबनान इस पूरे संघर्ष में अब दूसरा मोर्चा बन चुका है। लेबनान से ही हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के शहरों पर हमले कर रहा है। जैसे ही ईरान पर दबाव बढ़ा, हिजबुल्लाह ने मोर्चा संभाल लिया। इससे ये बात समझ में आ रही है कि ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह पीछे नहीं हट रहा। लेकिन नेतन्याहू भी ईरान पर सीधे तो नहीं, लेकिन हिजबुल्लाह के जरिए सख्ती बरतने के मूड में है। इजराइल की उत्तरी सीमा रॉकेट और ड्रोन हमलों की बौछार शुरू हो गई और जवाब में इजराइल ने भी ताबड़तोड़ हमले किए। हिजबुल्लाह को ईरान का सबसे ताकतवर सहयोगी माना जाता है। यही वजह है कि ईरान सीधे मैदान में उतरे बिना भी इजराइल पर दबाव बनाए रख सकता है। यानी ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि प्रॉक्सी वॉर का खतरनाक चेहरा है। इजराइल के लिए लड़ाई 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक सीधे ईरान के खिलाफ और दूसरा उसके नेटवर्क के खिलाफ।
इजरायल मानता है कि अगर ईरान रुक भी जाए तो हिजबुल्लाह का खतरा खत्म नहीं होगा। इसलिए लेबनान में ऑपरेशन जारी रहेंगे। यानी साफ है कि सीज फायर अधूरा है और जंग का नक्शा बदल चुका है। दुनिया इस स्थिति को लेकर चिंतित है क्योंकि ये टकराव अब सीमाओं से बाहर निकल चुका है। अगर लेबनान मोर्चा और भड़का तो ये संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट को भी अपनी चपेट में ले सकता है। एक तरफ कूटनीति की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ जंग का विस्तार भी। जहां ईरान पर विराम है, वहीं लेबनान में बारूद अब भी जल रहा है। तो क्या ये 2 हफ्तों का विराम वाकई शांति की शुरुआत है या फिर एक बड़े युद्ध का इंटरवल? मिडिल ईस्ट, जहां जंग सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही बल्कि रणनीति, ताकत और वर्चस्व की खुली लड़ाई बन चुकी है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता यह टकराव अब सीधे सीधे शक्ति प्रदर्शन में बदल चुका है। एक तरफ अमेरिका की सैन्य ताकत, दूसरी तरफ इजरायल की सटीक प्लानिंग और इनके निशाने पर सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि वो ढांचे भी हैं जो किसी देश की रीढ़ माने जाते हैं। और ईरान भी अब अपनी सुरक्षा में पूरी तरह से उतर चुका है। बिजली पर चोट, बढ़ेगा टकराव का नोट। एनर्जी पर अटैक, बढ़ेगा ग्लोबल इंपैक्ट। मिडिल ईस्ट, जहां महायुद्ध और सीज फायर के बाद हालात और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। ईरान और इजरायल के बीच टकराव अब खुली जंग का रूप ले चुका है। बीते युद्ध में इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर कई बड़े हमले किए और इसी के साथ जंग को एक नया नाम भी दे दिया गया था। इतिहास गवाह है कि जब जब युद्ध अपनी चरम सीमा पर होता है तो निशाने पर सिर्फ सरहदें नहीं बल्कि दुश्मन देश के पुल, उसके बांध, उसके पावर प्लांट होते हैं। ऐसा ही मिडिल ईस्ट में भी देखने को मिला कि जिस तरह अमेरिका और इजरायल ईरान को तबाह करना चाहते थे। इस पूरी जंग में भले ही अमेरिका फ्रंट में रहा हो, लेकिन इजरायल सबसे ज्यादा मजबूती के साथ और प्लानिंग के साथ इस जंग में उतरा हुआ था।
सीज फायर के पहले की बात करें तो अमेरिका ने ईरान के B1 ब्रिज को जब मिट्टी में मिलाया, इसके बाद यह साफ हो गया कि अब जंग एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ गई है और शहर शहर तबाह करने की कोशिशें की जा रही हैं। और इजराइल के इस फॉर्मेट से ईरान ने भी बहुत कुछ सीखा और दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर वार करने लगा। इजराइल बिना रुके ईरान पर हमले कर रहा था। इजराइल ने अपने ऑपरेशन को नाम दिया था रोरिंग लॉयन, जबकि अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने अपने मिशन को कहा था एपिक फ्यूरी। इस जंग में सबसे बड़ा चेहरा सामने आ रहा है नेतन्याहू का, यानी दहाड़ भी और गुस्सा भी। संकेत साफ है। जंग अब और उग्र होने वाली है, पर इस पूरे घटनाक्रम में केंद्र में है बेंजामिन नेतन्याहू, एक ऐसे नेता जो हर संकट में सुर्खियों में रहता है और जिसे दुनिया किंग बीबी के नाम से भी जानती है। लेकिन आखिर ये बीबी है क्या? दरअसल ये कोई राजनीतिक टाइटल नहीं बल्कि बचपन का नाम है। 21 अक्टूबर 1949 को तेल अवीव में जन्मे नेतन्याहू को उनके परिवार और दोस्तों ने प्यार से बीबी कहना शुरू किया। छोटा नाम, आसान, और धीरे धीरे यही नाम बन गया उनकी पहचान। आज बीबी सिर्फ एक निकनेम नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल ब्रांड है। समर्थकों के लिए मजबूत नेता, आलोचकों के लिए सख्त शासक, लेकिन दोनों के लिए एक प्रभावशाली चेहरा। नेतन्याहू की पहचान सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं है। उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई की, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बिजनेस और आर्किटेक्चर की शिक्षा ली और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में भी काम किया। साल 1996 में पहली बार सत्ता में आए, फिर 2009 से 2021 तक लगातार शासन किया और 2022 में एक बार फिर वापसी की। बार बार चुनाव जीतना उन्हें बनाता है इजराइल की राजनीति का सबसे टिकाऊ चेहरा। कहा जाता है कि यही घटना नेतन्याहू की सोच को गहराई से प्रभावित करती है और यही वजह है कि उनकी राजनीति में सुरक्षा हमेशा सबसे ऊपर है। अब एक बार फिर बीबी युद्ध के मैदान में है।
रॉरिंग लॉयन की दहाड़ और एपिक फ्यूरी का प्रहार दोनों मिलकर संकेत दे रहे हैं कि सीजफायर की शर्तों पर अगर बात नहीं बनी तो 2 हफ्तों के बाद हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। दहाड़ता शेर, भड़कता फ्यूरी, बीबी का वार, जंग तैयार, नाम छोटा, खौफ बड़ा। रॉरिंग लॉयन वर्सेस एपिक फ्यूरी। मिडिल ईस्ट में आग और बढ़ता दबाव। तो एक तरफ जंग की रणनीति और दूसरी तरफ एक नेता की कहानी। बीबी जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा बन चुका है। अब देखना होगा कि ये जंग किस दिशा में जाती है और बीबी का अगला कदम क्या होता है। क्योंकि नेतन्याहू बार बार अपने अधूरे लक्ष्य की बात कर रहे हैं। क्या है उनका वो टारगेट जिसे वो पाना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, या फिर हॉर्मुज के लिए ही जंग की शुरुआत और अंत होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट में जंग का नया मोड़, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान के बीच में सीज फायर, लेकिन एक और मोर्चा है लेबनान, वहां पर तबाही तो जारी है। सवाल, क्या ये युद्ध अब और फैलने वाला है, इसका विस्तार और होगा? और क्यों बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं है? भले ही ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच 2 हफ्तों का सीजफायर लागू हो चुका हो, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है ये युद्ध विराम लेबनान में उसकी कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन लगातार तेज हो रहा है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समय बेहद आक्रामक रणनीति पर काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उनका मानना है कि जब तक हिजबुल्लाह पूरी तरह खत्म नहीं होता तब तक इसराइल की सुरक्षा संभव नहीं। नेतन्याहू के लिए सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है।
इसराइल और लेबनान के बीच संघर्ष की जड़ें 50 साल पुरानी हैं। 1982 में इसराइल ने लेबनान पर हमला किया और करीब 18 साल तक वहां के हिस्से पर कब्जा बनाए रखा। इसी दौर में हिजबुल्लाह का जन्म हुआ, जिसे ईरान का समर्थन मिला। 2000 में जब इसराइल पीछे हटा तो हिजबुल्लाह ने इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बताया। हाल ही में हालात तब और बिगड़ गए जब हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट दागे। इसके बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में लेबनान के कई इलाकों को निशाना बनाया। विशेषज्ञ मानते हैं कि जंग अब लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट से आगे बढ़कर रीजनल वॉर में बदल सकती है। नेतन्याहू के हिजबुल्लाह पर इन दिनों हो रहे हमले में लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। इस हमले में एक ही दिन में कम से कम 250 लोगों की मौत हो गई और 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन दिनों सड़कों पर एक के बाद एक 5 बड़े धमाके हुए। आसमान में धुएं के गुबार उठे और पूरा शहर दहल उठा। इजरायली सेना ने कहा कि उसने सिर्फ 10 मिनट के भीतर 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ हमला किया। इन ठिकानों में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। स्थानीय अस्पतालों और राहत कर्मियों के अनुसार घायल लोगों को प्राथमिक उपचार देने की हालत भी मुश्किल हो गई। लोग डर और अफरा तफरी में घरों से बाहर निकल आए। कुछ इलाकों में आग की लपटें अभी भी फैल रही हैं। लेबनानी अधिकारियों के अनुसार इस हफ्ते की शुरुआत में हुए हमलों में कम से कम 300 लोगों की मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में और भी तनाव बढ़ गया। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम आगामी दिनों में वाशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वो इसराइल द्वारा लेबनान के साथ सीधी वार्ता की पेशकश कर चर्चा करेंगे। ये जानकारी शुक्रवार को एक लेबनानी सरकारी सूत्र ने दी।
ये कदम तब उठाया जा रहा जब अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह का युद्ध विराम बना हुआ है, जो अभी तक बरकरार है लेकिन बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है। एक महत्वपूर्ण विवाद यह है कि क्या लेबनान में जारी संघर्ष इस युद्ध विराम के दायरे में आता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह संघर्ष अब पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगा? अगर ईरान खुलकर सामने आता है तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स की भूमिका भी निर्णायक बनी हुई है। يا رب ياتو نزل 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 सीज़फायर के बीच जारी जंग एक बड़े तूफान का संकेत है। नेतन्याहू का गुस्सा, हिजबुल्लाह की चुनौती और दुनिया की चिंता। क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़ी जंग की ओर बढ़ रहा है? موشک از اینجا میاد، از سمت چپ بیاد. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नेतन्याहू दावा कर रहे थे कि हमास खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि उनके आते ही शांति हो जाएगी। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, जिसे इजराइल ने नेस्तनाबूद मान लिया था, जिसे मिट्टी में मिलाने का दावा कर दिया था, वो हमास आज फिर से पाताल लोक यानी अपनी टनल से बाहर निकल आया। हमास के मिलिट्री विंग के प्रवक्ता अबू उबैदा ने टेलीविजन पर आकर ट्रंप और नेतन्याहू के सामने ऐसी शर्तें रख दी जिसने व्हाइट हाउस से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। आखिर कैसे 30 महीने की बमबारी के बाद भी हमास जिंदा है? ये आवाज, ये नकाब और ये अंदाज, महीनों की खामोशी के बाद अबू उबैदा एक बार फिर स्क्रीन पर है। ये वही चेहरा है जिसे इजराइल ने न जाने कितनी बार मारने का दावा किया, लेकिन हमास के पाताल लोक यानी कि गाजा की उन रहस्यमयी सुरंगों से निकलकर उबैदा ने ट्रंप की शांति योजना के परखच्चे उड़ा दिए। अबू उबैदा ने साफ कह दिया कि हथियार डालने की बात करना मतलब फिलिस्तीनियों के नरसंहार को लाइसेंस देना है। हमास ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया, निशस्त्रीकरण की बात भूल जाओ, पहले इजरायली सेना को गाजा की मिट्टी से बाहर निकालो। दरअसल ट्रंप ने गाजा के लिए एक 20 सूत्री शांति प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें शर्त रखी गई थी कि हमास को अपने हथियार डालने होंगे, लेकिन हमास की अल कसम ब्रिगेड्स ने इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया। 30 महीने बीत गए, 72,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके, लाखों घायल हैं, लेकिन हमास का दावा है कि उसकी कमान नहीं टूटी। इजराइल
और अमेरिका ने जिस प्रोपेगेंडा को फैलाया था कि हमास मिट्टी में मिल चुका है, अबू उबैदा के इस बयान ने उस दावे की धज्जियां उड़ा दी हैं। इसे कहते हैं पाताल से वापसी। इजराइल ने अरबों डॉलर खर्च किए, गाजा को मलबे का ढेर बना दिया, लेकिन वो हमास के टनल नेटवर्क को नहीं भेद पाया। आज हमास मध्यस्थ देशों से कह रहा है कि ट्रंप योजना का पहला चरण पूरा करो, यानी इजराइल गाजा से पूरी तरह से पीछे हटे, तभी हथियारों पर बात होगी। जिस हमास को खत्म मानकर नेतन्याहू अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, वही हमास आज ईरान अमेरिका जंग के बीच नई मुसीबत बनकर खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि क्या इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस फेल हो चुकी है? क्या हमास को खत्म करने का दावा सिर्फ एक राजनीतिक जुमला था? अबू उबैदा के ये बयान बता रहे हैं कि गाजा की जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नए और ज्यादा घातक मोड़ पर पहुंच चुकी है। لا מתפצל. כן. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नेतन्याहू एक ऐसा नाम जिसने जिंदगी में हारना कभी नहीं सीखा। लेबनान से लेकर सीरिया तक, यमन से लेकर इराक तक वार किए, घाव दिए, दुश्मन को घुटनों पर झुकाया। अरब मुल्क तमाशबीन बने रहे, नेतन्याहू जीत का इतिहास लिखते रहे। लेकिन अब जंग के मैदान की जीत अदालत की फाइलों में फंसकर दम तोड़ रही है। भ्रष्टाचार का अभिशाप और युद्ध की नाकामी नेतन्याहू की सत्ता की ढलान की गवाह बन चुकी है। और अगर ये कानूनी वार लगा तो राजनीति का ये खिलाड़ी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। क्या ये नेतन्याहू के करियर का दी एंड है? चालीस दिनों की तबाही के बाद इजराइल में शांति लौटी है, लेकिन नेतन्याहू के घर में तूफान है। 2020 में शुरू हुआ वो ट्रायल जो बार बार टलता रहा, अब फिर से पटरी पर लौट रहा है। Ramp clear. Seats confirmed. Brace for vertical lift. भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और विश्वासघात, ये वो आरोप है जो नेतन्याहू का पीछा नहीं छोड़ रहे।
इजराइल के इतिहास में पहली बार कोई बैठा हुआ प्रधानमंत्री इन संगीन धाराओं का सामना कर रहा है। एक तरफ अदालती पेशे की तलवार लटकी है तो दूसरी तरफ इजराइल की सड़कों पर विपक्ष का गुस्सा। यायर लापिड और यायर गोलान जैसे नेता इसे सीधे तौर पर राजनीतिक आपदा और सरकार की बड़ी नाकामी करार दे रहे हैं। मामला सिर्फ कुर्सी का नहीं है, इजराइल की साख का भी है। मीडिया रिपोर्ट्स और डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जो हसीन ख्वाब अमेरिका को दिखाए थे, जैसे मिसाइल क्षमता खत्म करना या रेजीम चेंज करना, वो सब के सब हवा हो गए। डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसे युद्ध में घसीटा गया जिसका नतीजा सिफर रहा। अब वही ट्रंप नेतन्याहू के लिए माफी की अपील कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या माफी मांगने की नौबत आ गई है? नेतन्याहू के अपने देश में ही उन्हें फेलियर माना जा रहा है। इस युद्ध ने दुनिया के सामने इजराइल की साख को भारी चोट पहुंचाई है। जनता पूछ रही है कि आखिर इतने नुकसान का फायदा किसे मिला? इमरजेंसी हटने के बाद अब अदालतों के दरवाजे खुल चुके हैं। हराम। 12 अप्रैल का दिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर आ रहा है। नेतन्याहू के लिए अब विकल्प बहुत कम बचे हैं। अगर अदालती कार्रवाई में वो दोषी पाए जाते हैं तो जेल की सलाखें तय है। एक तरफ ईरान के साथ कूटनीतिक शिकस्त और दूसरी तरफ अपने ही देश में कानूनी जाल। क्या नेतन्याहू का युग अब ढल रहा है? इजराइल की जनता और वहां का सिस्टम अब उनके किसी भी दावे पर भरोसा करने को तैयार नहीं दिखता।
जो नेतन्याहू कभी इजराइल की सुरक्षा की ढाल माने जाते थे, आज वही अपनी कुर्सी और अपनी आजादी बचाने के लिए जूझ रहे हैं। इतिहास के इस मोड़ पर नेतन्याहू जीतेंगे या हारेंगे, ये फैसला आने वाले कुछ दिनों में कोर्ट और इजराइल की जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इजराइल हमेशा मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर लेकर आता है, कभी फिलिस्तीन, कभी लेबनान, तो कभी ईरान। क्या अब इस शांति वार्ता के साथ में मिडिल ईस्ट में शांति आएगी और क्या नेतन्याहू ऐसा चाहते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। ललकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।